हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी पे। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास, जिनका लेखक है लाला श्रीनिवास दास, उपन्यास को देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर उपन्यास है और ये बहुत सारे सिलेबस में अपलोड है और इसे पूरा कवर करना पड़ता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकरण 24। इसके पहले के सारे प्रकरण मेरे चैनल पर अपलोड है, यदि आप लोग देखना चाहें तो उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकरण 24। हाथ से पे दाग करने वाले और पोतलों के अमीर। अमीर दरभ्यु यत्नते मिले सु अवसर पाए, संचित हो रक्षा बिना स्वतः नष्ट हो जाए ही तो परदेश। मदन मोहन की पिता पुरानी चाल का आदमी था। वह अपना बूता देखकर काम करता था और जो करता था वह कहता नहीं फिरता था। उसके केवल हिंदी पढ़ी थी। वह बहुत सीधा साधा मनुष्य था, परंतु व्यापार में बड़ा निपुण था। साहूकारी में उनकी बड़ी सीख थी। वह लोगों को देखा देखी नहीं, अपनी बुद्धि से व्यापार करता था। उससे थोड़े व्यापार में अपनी सावधानी से ही बहुत दौलत पैदा की थी। इस समय जिस तरह बहुधा मनुष्य तरह तरह के बनावट और अन्याय से औरों को जमा मारकर साहूकार बन बैठते हैं, सोने चांदी में जगमगाहट के नीचे अपने घोर पापों को छिपाकर सज्जन बनने का दावा करते हैं, धन को अपने पाप वासना पूरी करने का एक साधन समझते हैं, ऐसा नीचे अपने घोर पापों को छिपाकर सज्जन बनने का दावा करते हैं, धन को अपनी पाप वासना पूरी करने का एक साधन समझते हैं, ऐसा उनसे नहीं किया था। वह व्यापार में किसी को कसर नहीं देता था, पर आप भी किसी से कसर नहीं खाता था। उन दिनों कुछ तो मार्ग की कठिनाई आदि के कारण हरेक दोनों जुल्हई का वो व्यापार करने की साहस ना होता था, इसीलिए व्यापार में अच्छा नाफा था। दूसरे यह वर्तमान दशा में होनहार बातों का प्रसंग समझकर अपनी समृद्ध मुहिम हर बार नए रोजगार की दृष्टि पहुंचाया करता था, इसीलिए मक्खन उससे हाथ लग जाता था, छाछ में और रह जाते थे। कहते हैं कि एक बार नई खान के पन्ने की खड़ बाजार में बिकने आई, परंतु लोग उसकी असलियत को ना पहचान सके और उसमें खरीद का नगीना बनवाने में किसी को हौसला ना हुआ, परंतु उनकी निपुणाई में, उनकी दृष्टि में यह माल जच गया था, इसीलिए उसने बहुत थोड़े दामों में खरीद लिया और उनसे नगीने बनवाकर भली भांति लाभ उठाया। उसी प्रकार से उससे जड़ जमी और पीछे वह और उसे और व्यापार में बढ़ाता गया, परंतु वह आप कभी बढ़कर ना चला। वह कुछ तकलीफ से नहीं रहता था, परंतु लोगों की झूठी भड़क दिखाने के लिए फिजूल खर्ची से भी नहीं करता था। उसकी सवारी में नाकौरी बैलों का एक सुशोभित तंगा था और वह खासे मलमल से बढ़कर कभी वस्त्र नहीं पहनता था। वह अपने स्थान को झाड़ पोंछ कर स्वच्छ रखता था, परंतु झाड़ फसोन आदि में फिजूल खर्ची में समझता था। उसके मकान और दुकान पर बहुत थोड़े आदमी नौकर थे, परंतु हर एक मनुष्य का काम बांटा रहता था, इसीलिए बड़ी सुगमता से सब काम अपने अपने समय पर होता चला जाता था। वह अपने धर्म पर दृढ़ था, ईश्वर से बड़ी भक्ति रखता था। प्रतिदिन प्राप्त काल घंटा डेढ़ घंटा कथा सुनता था और दरिद्रती दुखिया अभाइजों का सहायता करने में बड़ी अभिरुचि रखता था, परंतु वह अपनी उदारता किसी को प्रकट नहीं होने देता था। वह अपने काम धंधे में लगा रहता था, इसीलिए हकीमों और रईसों से मिलने का उसे समय नहीं मिल सकता था, परंतु वह बाबजी रह कर चाल चलता था, इसीलिए उसे बहुधा उनसे मिलने की कुछ आवश्यकता भी न थी, क्योंकि देशोन्नति भार पुरानी रूढ़ी के अनुसार केवल राजपुरुषों को पर ही समझा जाता था। वह मेहनती इसीलिए तंदुरुस्त था। वह अपने काम का बोझ हर किस औरों को सिर नहीं डालता था। यथाशक्ति बाबजी बातों में औरों को सहायता करने को तैयार रहता था,
परंतु अब समय बदल गया। इस समय मदन मोहन के विचार और ही हो रहे थे। जहाँ देखो अमीरी ठाट बाट, अमीरी कारखाने, बाग का सजावट और कुछ हाल हम पहले लिख चुके हैं। मकान में कुछ उससे अधिक चमत्कार दिखाई देता है। बैठक में मकान अंग्रेजी चाल का बनवाया गया है। उसमें बहुमूल्य शीशे बर्तन के सिवाय तरह तरह के उम्दा से उम्दा सामान मिसाल में लगा हुआ है। सहस इत्यादि में चीनी की ईंटें को सुशोभित फर्श कश्मीर के गिलासी का मात करता है। तबेले में अच्छी से अच्छी विलायती गाड़ियाँ और अरबी कैंप बैरल आदि का ऊँगता उत्ता जड़िए अथवा चीन सवारी के घोड़े बहुतायत से मौजूद हैं। तबेले में अच्छी से अच्छी विलायती गाड़ियाँ और अरबी के बेयर आदि से उगता उगता जड़िए अथवा चीन सवारी के घोड़े बहुतायत में मौजूद है। साहब लोग की चिट्ठियाँ नित आती जाती है। अंग्रेज तथा देसी अखबार और मानसिक पत्र बहुत से लिए जाते हैं और उसमें से खबरें अथवा आर्टिकलों के कोई देखे ना देखे परंतु सौदागरों के इश्तहार अवश्य देखे जाते हैं। नए फैशन की चीज़ें अवश्य मंगाई जाती है। मित्रों का जलूसा सदैव बना रहता है और कभी कभी तो अंग्रेजी को भी बाल दिया जाता है। मित्रों का सत्कार करने में यहाँ किसी तरह की कसर नहीं रहती और जो लोग अधिक दुनियादारी होते हैं उनकी तो पूजा बहुत ही विश्वास पूर्वक की जाती है। मदन मोहन की अवस्था 25-30 वर्ष से अधिक ना होगी। वह प्रकट में बड़ा विवेकी और विचारवान मालूम होता है। नए आदमियों से बड़ी अच्छी तरह से मिलता, उसके मुख पर अमीरी झलकती है। वह वस्त्र सादे परंतु बहुमूल्य पहनता है। उसके पिता को व्यापारी लोगों के सिवाय कोई नहीं जानता था, परंतु उसकी प्रशंसा अखबारों में बहुधा किसी न किसी बहाने छपती रहती है और वह लोग अपनी योग्यता से प्रतिष्ठित होने के मान उसे देते हैं। अच्छा, मदन मोहन ने उन्नति की अथवा अवनति की इस विषय में हम इस समय विशेष कुछ नहीं कहा चाहते, परंतु मदन मोहन की पादमी कैसे पाई, पिता पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, इसका कारण इस समय दिखाया चाहते हैं। मदन मोहन का पिता आप तो हर एक बात को अच्छी तरह समझता था, परंतु अपने विचारों को दूसरे के मन में उसका स्वभाव पहचान कर बैठा देने का सामर्थ्य उसे ना थी। उसे मदन मोहन को बचपन से ही हिंदी, फारसी और अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए अच्छे ऊँचे उस्ताद नौकर रख दिए थे, परंतु वह क्या जानता था कि इस भाषा ज्ञान विद्या नहीं, विद्या का दरवाज़ा है। विद्या का लाभ तो साधारण रीति की बुद्धि से तीक्ष्ण होने पर और मुख्य करने के विचारों को सुधारने पर मिलता है। जब उसको यह भेद प्रकट हुआ, उससे मदन मोहन को धमका कर राह पर ले आने की युक्ति विचारी, परंतु वह नहीं जानता था कि आदमी धमकाने से आँख और मुख बंद कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है, पैरों पर पड़ सकता है, कहो जैसे कह सकता है, परंतु चित्त पर असर हुए बिना चित्त नहीं बदलता और सत्संग बिना चित्त पर असर नहीं होता। जब तक अपने चित्त में अपनी हालत सुधारने की अभिलाषा न हो, औरों के उपदेश से क्या लाभ हो सकता है। मदन मोहन का पिता मदन मोहन को धमका कर उसके चित्त का असर दिखाने के लिए कुछ दिन चुप हो सकता है, परंतु मदन मोहन के मन दुखने का विचार से आप प्रबंध न करता था और इसे देरदार और असर उल्टा होना था। हरकिशोर, शंभू दयाल, चुन्नीलाल वगैरह मदन मोहन का बाल्यावस्था को इसी झमेले से निकालना चाहते थे, क्योंकि एक तो इस अवकाश में उस लोगों के संग का असर मदन मोहन को चित्त पर दृढ़ होता जाता था, दूसरे मदन मोहन की अवस्था के संग उसकी स्वतंत्रता बढ़ती जाती थी। इसलिए मदन मोहन को सुधारने के लिए यह रास्ता न था। मदन मोहन के विचार प्रतिदिन दृढ़ होते जाते थे, परंतु वह अपने पिता का भय से उन्हें प्रकट न करता था। खुलासा यह है कि मदन मोहन के पिता ने अपने प्रीति अथवा मदन मोहन को प्रशंसा के विचार से मदन मोहन के बीच में अपने रक्षा भाव पर अच्छी तरह बर्ताव नहीं किया, अथवा यूँ कहो कि अपना कुछ रति हक छोड़ लिया। इसीलिए उसके स्वभाव में अंतर पड़ने का मुख्य कारण ये हुआ। ब्रजकिशोर ठेठ से मदन मोहन के विरोध समझा जाता था। ब्रजकिशोर को वह लोग कपटी, चुगलखोर, देसी और अभिमानी बनाते थे। उसके निकट मदन मोहन के पिता का मन बिगड़ने वाला वह था। चुन्नीलाल और शंभू दयाल उसकी सावधानी से डरकर मदन मोहन को अपने मन की तरफ से
बिगाड़ते रहते थे और मदन मोहन भी उस पर पिता की कृपा देखकर भीतर से जलता था। हरकिशोर जैसे मुंह फट तो कुछ कुछ भरमा भरमी उसको सुना भी दिया करते थे, परंतु उसे उचित जवाब देकर चुप हो जाता था और अपनी निर्दोष चाल के भरोसे निश्चित रहता था। हाँ, इसको उसकी चाल अच्छी नहीं लगती थी और इसके मन का पाप भी मालूम होता था, इसीलिए वह इसे अलग रहता था। इसका वृत्तांत जानने से जानबूझकर बेपरवाही करता था। उसके मदन मोहन के पिता से इस विषय में बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मदन मोहन के पिता का परलोक हुए पीछे निसंदेह इसका मदन मोहन के सुधारने की चटपटी लगी। उसमें मदन मोहन को राह पर लाने के लिए समझाने में बहुत बात बाकी नहीं छोड़ी, परंतु उसका सब श्रम व्यर्थ गया। उसके समझाने से कुछ काम ना निकला। अब आज हरकिशोर और ब्रजकिशोर दोनों इज्जत खोकर मदन मोहन के पास से दूर हुए हैं। इससे से आगे चलकर देखो कौन कैसा बर्ताव करता है। इसी के साथ हमारा प्रकरण 24 समाप्त होता है। अगले प्रकरण में हम लोग 25 कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वाचन में कहाँ कमी है। मिलते हैं अगले प्रकरण 25 लेकर। लेते हैं आप लोगों से विदा।